हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप हेडलाइन पे देख पा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं और बहुपद, ये दो चैप्टर लिए हैं और ये दो चैप्टर का हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन लिए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा। इनमें हम उन क्वेश्चन को लिए हैं जो खास कर बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप इस वीडियो से अपना मैट्रिक का तैयारी इन दोनों चैप्टर का फुल्ली कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हम लिए हैं 306 और 657 का एचसीएफ आपका 9 दे दिया है और आपको बोला है कि एलसीएम ज्ञात करें। तो चलिए हम देखते हैं इनको कैसे बनाया जाएगा। तो आपको इधर हम रफ में कुछ दिखाना चाहेंगे। जैसा कि एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। यानी कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम मान लें पहला संख्या को ए, दूसरा संख्या को बी, तो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर दो संख्या आपको दे दे ए और बी, उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए। अगर आपको दो संख्या दे दे और एचसीएफ दे दे और आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर हो जाएगा ए गुना बी बटे एचसीएफ, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो ए गुना बी बटे एलसीएम। अगर दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दे और आपसे पूछे कि आप पहली संख्या निकालो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई क्या हो जाएगा, बी। अगर आपको दूसरी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 306 और 657 जो दिया है, तो हम 306 को ए मान लेते हैं, ए बराबर 306, और दूसरा संख्या को बी मान लेते हैं 657। मान लिया ए और बी, इसको मान लिए ए माना, ठीक है ना। पहला संख्या को ए मान लिया, दूसरा संख्या को बी मान लिया, ठीक है। आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ बराबर 9 है, ये आपको दिया है, ठीक है ना। तो एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम निकालना है, इसीलिए एलसीएम बराबर आपको, जैसा कि हम इधर साइड में लिख दिए, एलसीएम बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ, ठीक है ना। तो हम ए के जगह देख सकते हैं 306 है और बी के जगह है 657 और आपका एचसीएफ है 9। हम इसको काटेंगे, 9 तिया 27, 3 बार में बचा 3, 9 चौका 36। अब 34 इंटू 657, इसको साइड में हम गुना कर देते हैं 657 और 34 को। तो देख सकते हैं आप, 7 चौका 28 का 8, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2, 6 चौका 24, 25 26, ठीक है। इधर 3 7 21 का 1, 3 पंचे 15, 16 17 का 7, 3 चौका 18 19, ठीक है। 8 3 7 6 13 का 3, 9 2 11 1 12, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका गुना करने के बाद 22 33 8, यानी कि 22,308 आया, 338 आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या, बट हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले एक कैटेगरी का क्वेश्चन सबको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन √7 था, तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करना था 3 + 2 √5, इसको भी छोड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है, आपको पहला दिया हुआ है 500, पहला संख्या दिया हुआ है 510 दिया है पहला संख्या, तो हम यहाँ लिख देंगे 510, और दूसरा संख्या दिया है आपको 92, ठीक है, 92 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 510 को तोड़ेंगे, तो तोड़ने का क्या हिसाब है वो देख लीजिए। इसको 2 से भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, बचा 1 11 हो गया, 5 दूना 10, फिर बचा 1 10 हो गया, उधर 5 दूना 10, फिर हम इसको दे सकते हैं 5 से, दे सकते हैं 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। इसको आप 3 से दे सकते हैं, 17 3 51, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 510 का जो जितना टुकड़ा हुआ उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, ठीक है, 17 कर देंगे। पहले हम छोटा को लिखते हैं, फिर उसके बाद यानी कि एडजस्ट करते हैं उस तरफ, ठीक है। अब 92 को तोड़ते हैं, 2 से, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से 23, 12 में कट गया, तो 2 गुना 2 गुना क्या हो गया 23, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 2 गुना 23 है, तो 2 पर 2 गुना 23 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें क्या लिखना है, एचसीएफ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एचसीएफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं,
HCF बराबर इन दोनों में इसके 510 के अभाज्य गुणनखंड जितना आया और 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आया उन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन यहाँ पे 2 है और दूसरा कॉमन देखते हैं, यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है 2, ठीक है। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं, यहाँ 17 है, इसमें 17 नहीं, यहाँ 23 है, इसमें 23 नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 आया, ठीक है ना। तो HCF 2 आ गया, ठीक है। अगर हमको अगर LCM निकालना हो तो LCM बराबर देखिए दोनों में देखेंगे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 पर 1 पावर है, यहाँ 2 पर 2 पावर है, तो मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे 2 पर पावर 2। उसके बाद यहाँ 3 है, 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है, इसको भी ले लेंगे, यहाँ पे आपका 17 है, इसको भी ले लेंगे, और आपका यहाँ 23 है, इसको भी ले लेंगे। 4 इंटू यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, इन सभी को आपस में गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो LCM हो जाएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है, 20 20 60, ठीक है ना, 60 हुआ। इन तीनों को गुना करके अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं साइड में। 17 तिया 51 का 1, 17 दूना 34 और 5 39, ठीक है ना। तो इतना गुना करके आया। अब इनको इससे गुना कर देते हैं, 6 से 6, 6 नंगा 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23, ठीक है। अब यहाँ 0 लगा देंगे, तो यानी कि आपका यहाँ इधर 391 आया था, इसको गुना करके 23,460 आया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 510 और 92 का HCF और LCM निकल गया, ठीक है। अब बाकी हम इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, तीसरा में लेते हैं। 156 को बोला है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने बोला है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, आप देखते रहिए। देखिए 156, पिछला क्वेश्चन में हमने HCF और LCM निकाला, उसी में भी अभाज्य गुणनखंड किए, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। देखो 156 को हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 156 को 2 से भाग लगाते हैं, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78 बार में, फिर 2 से, 3 दूना 6 बचा 1, 9 दूना 18, फिर हम देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 156 को हम तोड़ दिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना आपका यहाँ 13, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। इस प्रकार आप देख सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोला है यहाँ पे चौथा नंबर में कि 0.32 पर बार इसको P/Q के रूप में लिखिए। इसे हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो नंबर है ना 0.32, मान लेते हैं 32 ही ले लेते हैं पूरा, 32 एक नंबर कंप्लीट बना देंगे, 32 बना देंगे इसको। और जिस संख्या पर रैकरिंग है उससे पहले जो भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पॉइंट के इधर 0 है और उसके बाद 3 है, तो 3 को 3 ही मान के हम यहाँ 3 माइनस कर देंगे। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 अंक के लिए कितना लेंगे 0, 1 के साथ 00 यानी कि 100 ले लेंगे, माइनस देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक खाली है, मतलब 1 अंक पर पॉइंट के बाद जो भी अंक है उस पर रैकरिंग नहीं है या सिंगल अंक है, उसके लिए हम 10 घटा रहे हैं, ठीक है। अब 32 से हम 3 घटा देंगे, 29 हो जाएगा और यहाँ 90 हो जाएगा, यानी कि 29/90 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं 0.32 का P/Q रूप हो गया, ठीक है। हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। जैसा कि आपको दे दिया 1.53 इस पर बार दे दिया और आपको बोला या रैकरिंग दे दिया, बोला इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, ये पूरे 153 को एक कंप्लीट नंबर बना देंगे माइनस, ठीक है ना। जो भी पॉइंट से पहले संख्या है उसको घटा देंगे, यानी कि 1 है पॉइंट से पहले, उसके बाद ये देखना है पॉइंट के बाद 2 अंक है उसके लिए 100 लेंगे और यहाँ -1 करेंगे। यहाँ -10 किए थे, यहाँ -1 इसलिए करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कोई फ्री अंक नहीं है जिस पर बार ना हो। जैसे यहाँ फ्री अंक था जिस पर बार नहीं था, यहाँ पे जब भी अगर पॉइंट के बाद डायरेक्टली संख्या पर बार रहे तो हमेशा 1 घटाएंगे नीचे वाले से, ठीक है। नीचे जो भी लेंगे उससे 1 ही घटाएंगे, ठीक है ना। तो 152 बटे कितना बचा यहाँ 99, यानी कि आपका वो 1.53 पर बार का P/Q रूप हो गया 152 बटे 99। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप इस टाइप का संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया है, बोला है कि जांच कीजिए कि क्या 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है। हमें यह दिखाना है जांच करके कि क्या 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। यानी कि 6 पर पावर n यानी कि 6 पर पावर प्राकृत संख्या के लिए, क्या 6 पर पावर प्राकृत संख्या के लिए उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। तो समझिए प्राकृत संख्या को n से लिखते हैं, n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 ... यानी कि आपका प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 पर पावर n है, इस पर बारी से n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4 लेके जांच करके देखेंगे, ठीक है ना। तो जांच करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, 6 पर पावर 1 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है ना। 6 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना 3 लिख सकते हो, तो इसका तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 6 पर पावर 2 लिखेंगे तो 6 गुना 6
बराबर कितना हो गया 36। 6 पर पावर 3 लेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 बराबर कितना हो गया 216। इस तरह से अगर आप लेते जाते हैं 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3 यानी कि 3, तो इस तरह से आपको एक बार 6 पर पावर 1 लिया तो 6 आया, 6 पर पावर 2 लिया तो 36 आया, 6 पर पावर 3 लिया तो 216 आया, यानी कि 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या है। अगर 4 लेंगे तो इस तरह से आते जाएगा नंबर। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 6 आया, इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6 है। अगर हम n के जगह 1 ले या 2 ले या 3 ले या 4 ले, उसका इकाई अंक पर शून्य नहीं आया। देखिए यहाँ 3 बार लिए, शून्य नहीं आया। अगर हम 4 भी लेंगे तो इसका इकाई अंक जो भी होगा तो वहाँ पे शून्य नहीं आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 6 पर पावर n का कोई भी 6 पर पावर n के लिए कभी भी जो है ना इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिख देंगे अतः 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, जहाँ n प्राकृतिक संख्या हो, जहाँ n प्राकृतिक संख्या हो, यानी कि n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हमने इसको जांच कर लिया, ठीक है ना। बारी बारी से 1 2 3 पावर लेके देखे तो आपका इकाई अंक शून्य पर नहीं समाप्त हुआ, सब में 6 आया, ठीक है ना, 6 पर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद